गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इसका 2 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और पहले पार्ट में हमने आपको कैथोड किरणों के बारे में डिटेल बातें बताई हैं कि किस प्रकार से कैथोड किरणों की उत्पत्ति हुई और कैथोड किरणों से किस प्रकार से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनों की खोज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, अर्थात कैथोड किरणों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने एनोड किरणों के बारे में पढ़ा कि एनोड किरणें जो होती हैं किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई और किस प्रकार से एनोड किरणों के माध्यम से हम लोगों ने प्रोटॉनों की खोज के बारे में हम लोगों ने जाना। इन दोनों वीडियो को हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। अगर आप ये दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो हम इसके वीडियो में दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे लिंक। आप लोग जरूर उन दोनों वीडियो को देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि किस प्रकार से किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किस प्रकार से हुई है। और दूसरी बात बच्चों, आप लोगों को बता दें, आज ये परमाणु संरचना का जो है पार्ट नंबर 3 हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 जो है आज जो पढ़ेंगे वो है थॉम्सन का परमाणु मॉडल या तथा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इनका अध्ययन आज हम लोग करेंगे इस पार्ट में। और दूसरी बात आपको हम बता दें कि ये जो आप ये पार्ट पढ़ रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आपसे यूं कहें कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं पूरा परमाणु संरचना आपके रसायन विज्ञान का समझ लीजिए एक जान है। आप अगर परमाणु संरचना को अच्छे ढंग से पढ़ लिए तो पूरा केमिस्ट्री अर्थात आपको रसायन विज्ञान में लगभग हम समझते हैं कि 80% आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बच्चों पूरा वीडियो आप लोग देखा करिए और सारी बातें आप लोगों को स्पष्ट होंगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आएंगी। जो बातें आप कभी नहीं समझे होंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो बातें समझाने का प्रयास करें और आप समझ भी जाएं। बच्चों, जहां तक बात अब आती है कि थॉम्सन का परमाणु मॉडल, जैसे पहला चर्चा करें कि थॉम्सन का परमाणु मॉडल, थॉम्सन का परमाणु मॉडल, ये पहला चर्चा हम लोग आज इस पार्ट में करेंगे कि ये जो थॉम्सन का परमाणु मॉडल था इसकी जरूरत कब पड़ी, क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी जो थॉम्सन का परमाणु मॉडल आया। तो बच्चों हुआ क्या कि जब हम लोगों ने देखा कि डाल्टन साहब ने सबसे पहले शुरू में बता दिया कि जो परमाणु होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं कि अविभाज्य होते हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि समस्त पदार्थ, जो भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे परमाणुओं से ही बने होते हैं। उन्होंने बताया था डाल्टन भाई ने कि परमाणुओं को जो है तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात परमाणु ही जो होते हैं वो किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं, अर्थात उससे छोटा कोई भी कण नहीं होता है। लेकिन उन्होंने एक बात और बताई थी कि परमाणु जो होते हैं तोड़े तो नहीं जा सकते हैं, परंतु परमाणु के अंदर क्या होता है कि धन आवेश और ऋणावेश पाया जाता है। और ये धनावेश ऋणावेश के कारण ही क्या होता है कि परमाणु जो होते हैं ये उदासीन होते हैं, अर्थात इन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो बात एकदम क्लियर हो चुकी थी कि जो परमाणु होते हैं वो अविभाज्य होते हैं और अविभाज्य होने के साथ साथ परमाणुओं के अंदर कुछ धनावेश होते हैं और कुछ ऋणावेश होते हैं, जिसके कारण परमाणु हमारा जो होता है वो वैद्युत उदासीन होता है। परंतु डाल्टन के परमाणुवाद में जो ये बताया गया था, डाल्टन भाई ने जो बताया था कि परमाणु जो होते हैं ये अविभाज्य होते हैं और इनमें धनावेश और ऋणावेश पाया जाता है। अर्थात इसके बाद हम लोगों ने धनावेश के रूप में प्रोटॉनों के बारे में अध्ययन किया और ऋणावेश के बारे में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया इसके दोनों पार्ट में। तो अब बात बनी यहाँ की भाई जब अगर किसी परमाणु में प्रोटॉन पाए जाते हैं धनावेश के रूप में, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऋणावेश के रूप में, तो पाए जाते हैं, ये तो डाल्टन भाई ने बता दिया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। लेकिन अब स्थिति ये बनी कि जब ये बात क्लियर हो गई कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं तो अब लोगों के दिमाग में एक बातें आने लगी कि ये जो परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। अब लोगों के अंदर दिमाग में प्रश्न उठने लगा कि अब ये जो भाई अगर मान लीजिए है कुछ किसी को बता दें कि वो फला घर में रहता है, किसी व्यक्ति के बारे में बता दें कि वो फला घर में रहता है, तो जरूर एक प्रश्न आता है भाई घर में रहता है तो किस कमरे में रहता होगा, कहाँ पे वो रहता होगा। तो लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जो परमाणु संरचना, जब उन्होंने परमाणुओं के बारे में डाल्टन साहब ने बताया कि क्या होता है, जो परमाणु जो होते हैं उसमें धनावेश प्रोटॉन और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
तो अब लोगों के दिमाग में प्रश्न आया कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं परमाणु के अंदर, इनकी कहाँ स्थिति होती है। तो उसके बाद फिर इस पर जब चर्चा होने लगी तो परमाणुओं के बारे में विभिन्न प्रकार के मॉडल बनने लगे, अर्थात परमाणुओं पर विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं आने लगी। और उन्हीं परमाणु के बारे में जो विभिन्न मॉडल आए उसमें जो सबसे प्रमुख उस समय का जो मॉडल था वो था थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। वैसे तो बहुत सारे परमाणु मॉडल आए, लेकिन उस समय जो प्रचलित परमाणु मॉडल हुआ, परमाणु पर जो सबसे ज्यादा अच्छी बातें निकल के आई वो दो लोगों की आई। एक तो थॉमसन साहब का परमाणु मॉडल और दूसरा था रदरफोर्ड भाई का परमाणु मॉडल। तो इन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे कि इन लोगों ने क्या बताया, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो स्थिति थी, जो डाल्टन के परमाणुवाद में ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि ये तो क्लियर हो गया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु में पाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं स्थिति क्लियर हो पाई थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये परमाणुओं में कहाँ होते हैं। तो स्थिति इसको जानने के लिए ये जो मॉडल आया, तो सबसे पहला मॉडल आया वो थॉमसन का परमाणु मॉडल। कि अब ये थॉमसन साहब ने ये बताने का प्रयास किया कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश के रूप में होते हैं और जो प्रोटॉन धनावेश के रूप में होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है। तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने बताई थी उस समय, ये बहुत ही प्रचलित हुआ और इसीलिए इसको मान्य भी रखा गया और आज भी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो स्थिति क्या थी, थॉमसन भाई ने बताया कि जो परमाणु होते हैं, अर्थात उन्होंने क्या कहा कि परमाणु को उन्होंने एक क्या माना कि मान लीजिए ये परमाणु है, ये परमाणु को उन्होंने कहा कि भाई ये गोलाकार होते हैं। अब गोलाकार होने के नाते इन्होंने कहा कि जो परमाणु का जो ये पूरा जो हिस्सा है, गोला है, ये धनावेशित गोला माने कि परमाणु जो होते हैं ये धनावेशित गोले के रूप में होता है। धनावेशित गोला, ये जो आप गोला देख रहे हैं एक परमाणु का, ये जो गोला है, थॉमसन ने कहा कि ये जो गोला है ये धनावेशित होता है, अर्थात ये धनावेश के रूप में होता है और इसके अंदर जो होते हैं वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धंसे होते हैं। कहने का मतलब इस तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऋणावेश होते हैं और इसी धनावेश में ये ऋणावेश क्या होता है, धंसे होते हैं। कुछ इस तरीके की बातें थॉमसन ने बताया। ध्यान से देखिए बात, यहाँ पर धन बन गया है, यहाँ दो जगह, यहाँ माइनस कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। तो उन्होंने पहले क्या बात बताई कि जो परमाणु होते हैं वो धनावेशित गोला के रूप में होता है, एक धनावेश के रूप में होता है और ये धनावेश जो है पूरे गोले को उन्होंने धनावेशित कहा। और दूसरी बात इन्होंने जो बताई कि जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी धनावेशित गोले में बीच बीच में धंसे होते हैं। लोगों के समझ में बात नहीं आई, उन लोगों ने पूछा कि भाई किस तरीके से हमारी ये बात कुछ समझ में आ नहीं रही है कि ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और धनावेशित पूरा गोला। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि जाओ आप लोग तरबूज ले आओ। तो मार्केट में तरबूज उस समय अवेलेबल था, तरबूज आप लोग जानते होंगे। उन्होंने देखा कि उन्होंने तरबूज मंगाया और तरबूज को उन्होंने बीच से काट दिया। काटने के बाद उन्होंने कहा कि देखो ये जो लाल वाला हिस्सा है, जो लाल कलर का दिखाई पड़ रहा है वो तो धनावेशित हो गया। उन्होंने बताया कि जो लाल कलर का दिखाई दे रहा है ये धनावेश है और उसके अंदर जो आप देख रहे हैं काले काले रंग के जो बीज दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये बीज जो है इलेक्ट्रॉन के रूप में ठीक उसी प्रकार से धंसे हैं जैसे तरबूज में बीज। अर्थात उन्होंने अपने पूरे परमाणु को एक तरबूज के आधार पर उन्होंने व्याख्या करने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की। तरबूज का उदाहरण उन्होंने लिया कि लोगों के समझ में आ जाए। उन्होंने कहा भाई जैसे तरबूज होता है, तरबूज को अगर हम काट दें तो आप, उन्होंने देखा कि तरबूज को उन्होंने काटा और कहा कि देखो ये तरबूज है, कट गया, और जो इसका लाल वाला हिस्सा है वो क्या है, वो धनावेशित है और जो उसके अंदर जो बीज धंसे हैं वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है। तो पहली बात इन्होंने जो बताई कि परमाणु का जो, ये पहली बात थॉमसन ने बताया कि परमाणुओं में धनावेशित भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से धंसे होते हैं, इस प्रकार से धंसे होते हैं जैसे तरबूज
जैसे तरबूज में उसके बीज धसे होते हैं, उसके बीज धसे होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उस समय इन्होंने बताया, किसने? थॉमसन ने। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ये जो परमाणु है एक तरबूज की भांति होता है, और जो इसका लाल वाला हिस्सा है वो धनावेशित गोला है और धनावेशित भाग है, और उसी लाल वाले में जो आपका जो काला काला जो बीज दिखाई पड़ रहा है तरबूज का, वो उन्होंने कहा कि ये ऋणावेशित हिस्सा होता है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली बात इन्होंने जो बताई वो चूंकि तरबूज का उदाहरण लेके उन्होंने बताया, इसलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि तरबूज का उन्होंने उदाहरण लिया था, तरबूज मॉडल। तो आप लोग याद रखेंगे कि तरबूज मॉडल इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने तरबूज को उदाहरण में लेकर लोगों को समझाने की कोशिश की कि लोग समझें कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अर्थात ऋणावेश और धनावेश का जो स्थिति है, उन्होंने उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने और बात बताई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी बात से आज भी थॉमसन साहब को क्रेडिट मिलती है, और आज हम उन लोगों को उनकी बात को पढ़ रहे हैं, और उस समय भी इनको जो क्रेडिट मिली थी उसी बात को लेके मिली थी, और आज भी बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो बात तो बिल्कुल आज भी सत्य मानी जाती है। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी थॉमसन ने, इसमें उन्होंने कहा था कि जो ये धनावेश और ऋणावेश होता है, उन्होंने कहा कि किसी भी परमाणु में जो होते हैं धनावेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या, और किसी भी परमाणु में ऋणावेश अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु में धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या और उसी परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। तो धनावेश और ऋणावेश चूंकि एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देते हैं? वो कैंसिल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसलिए परमाणु पर जो नेट आवेश होता है, नेट का मतलब कुल, अर्थात जो परमाणु का कुल आवेश होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, न तो उस पर कोई धनावेश होता है न तो कोई उस पर ऋणावेश होता है। ये दूसरी बात थॉमसन का बहुत ही महत्वपूर्ण था, और आज भी महत्वपूर्ण है। आज भी इस बात को हम लोग देखते हैं कि कोई भी परमाणु जो होता है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन निकाला न गया हो, इलेक्ट्रॉन उसको दिया न गया हो, तो किसी भी तत्व का अगर परमाणु होगा तो वो उदासीन होता है। आप लोग इसको जानते हैं, और ना जानते हैं तो जानिए कि परमाणु जो होते हैं, किसी भी तत्व के परमाणु हो तो वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। वो बात थॉमसन ने ही बता दिया था। इस बात को हम लोग नोट करेंगे कि उन्होंने कहा कि किसी भी परमाणु में धनावेश या ऐसा लिखते हैं धनावेशों की संख्या ऋणावेशों की संख्या के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई थी कि किसी भी परमाणु में धनावेशों की संख्या और ऋणावेशों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। कहने का मतलब धनावेश के रूप में हमने देख लिया है कि क्या थे? प्रोटॉन। तो प्रोटॉनों की संख्या और ये किसके बराबर था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर था। ये बात थॉमसन साहब ने बता दिया था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने उस समय कर दिया था, और इसी बात को लेके आज भी क्रेडिट इनको मिलती है। अगर आपसे कोई पूछे कि थॉमसन के परमाणु मॉडल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो क्या थी, वो यही थी। दूसरा पॉइंट क्या था कि किसी भी परमाणु में धनावेशों की संख्या ऋणावेशों की संख्या के बराबर होता है, अर्थात किसी भी परमाणु में जितनी संख्या में प्रोटॉन पाए जाएंगे उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे आप देख लीजिए, इसी को ले लीजिए, मान लीजिए ये परमाणु है, इसमें मान लीजिए हम कुछ धनावेश उन्होंने दिखाया कि मान लीजिए इस पे धनावेश है, ये धनावेश है 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए धनावेश है। तो धनावेश की संख्या कितनी है? 8। तो उन्होंने कहा था कि 8 ऋणावेश भी होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उन्होंने बताया ये बात कि किसी भी परमाणु में जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं। इसलिए आप जानते हैं कि अगर +8 है
प्लस में 8 है और माइनस में भी 8 है, तो आप लोग इतना कैलकुलेशन तो जानते ही है, प्लस 8 और माइनस 8 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और आ जाएगा नेट क्या आ जाएगा 0। इसीलिए परमाणु का जो नेट आवेश होता है यानी कुल आवेश जो होता है वो कितना होता है 0 होता है, अर्थात शून्य होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि परमाणु क्या होते हैं उदासीन होते हैं। अगर आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आप अपने शब्दों में बताइए कि परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होते हैं, तो विद्युत उदासीन के बारे में हमारे थॉमसन भाई ने इस बात को बता दिया था कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें जितने धनावेशों की संख्या अर्थात जितने प्रोटॉन धनावेश के रूप में है उतने ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋणावेश के रूप में पाए जाते हैं, जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल करके नेट आवेश उनका शून्य हो जाता है और परमाणु पर कोई आवेश नहीं रह जाता, अर्थात परमाणु क्या हो जाता है उदासीन हो जाता है। तो ये बात आप देख रहे हैं कि थॉमसन के परमाणु मॉडल में उन्होंने दो बातें बताई कि सबसे पहले तो उन्होंने क्या बताया कि जो धनावेश होते हैं वो गोला के रूप में होते हैं और ऋणावेश जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ठीक उसी प्रकार से धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं। इसीलिए इसको तरबूज से उदाहरण देने के कारण इसे तरबूज मॉडल भी कहा गया। लेकिन बात यहाँ पर जो ये बात तो आपको देखोगे कि आगे चल के ये जो तरबूज मॉडल था ये जब प्रयोगों के आधार पर जब देखा गया, जब प्रयोग और भी प्रयोग बहुत सारे मॉडल आने लगे, तो कहीं न कहीं पहली बात जो था थॉमसन का वो कहीं न कहीं गड़बड़ होने लगा। उसमें यह व्याख्या नहीं किया जा सका कि परमाणु में कैसे धनावेश और ऋणावेश की संख्या कैसे बराबर हो गई। अगर तरबूज का उदाहरण लिया जाए तो वहां पर तो धनावेश ज्यादा दिख रहा है, अर्थात लाल वाला पोर्शन तो ज्यादा है लेकिन बीज तो कम दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये पहला जो उनका बात था वो निरस्त होने लगा, उनका प्रयोग सिद्ध नहीं कर पाया। लेकिन दूसरी बात इतना महत्वपूर्ण था कि जो उस समय भी सही था और आज भी सही है कि परमाणु पर जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं और यही कारण है कि परमाणु क्या होते हैं विद्युत उदासीन होते हैं। तो बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों कि ये जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और महत्वपूर्ण इसलिए था कि इसमें उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। विद्युत उदासीन होने के लिए उन्होंने बताया कि परमाणुओं में जितने धनावेश प्रोटॉन होते हैं उतने ही ऋणावेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए दोनों की संख्या एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और जो नेट रूप से परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। हम इसके बाद कुछ आगे चर्चा कर लें। ये थॉमसन का परमाणु मॉडल था, कुछ हमने आपको बताने की कोशिश की, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं थॉमसन ने बताया था परमाणु के बारे में। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद थॉमसन के परमाणु मॉडल के आ जाने के बाद उस समय बहुत सारे मॉडल और भी चल रहे थे। परमाणुओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई जा रही थी। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा परमाणुओं पर अपना अपना शोध चल रहा था, रिसर्च चल रहा था। लोग होड़ में पड़े थे कि हम क्या बता दें, कैसे बता दें। तो थॉमसन ने एक बात जो आपने देखा कि थॉमसन ने जो बताया उस समय बहुत ही प्रचलित हुआ। यद्यप उस समय आपका जो तरबूज मॉडल भी था, जो पहला पॉइंट था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया था, क्योंकि उस समय विज्ञान इतना डेवलप नहीं था, लोगों के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि परमाणु में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्याख्या कर सकें। तो ये परमाणु मॉडल बहुत ही क्या हुआ प्रचलित हुआ। दूसरा पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो आज भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने बताया कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर होती है। इसके बाद उसी दौरान आपके रदरफोर्ड भाई का भी परमाणु पर बहुत एक एक्सपेरिमेंट होता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसमें इन्होंने रदरफोर्ड साहब ये भी अपना प्रयोग शुरू कर दिए। जैसे कि थॉमसन साहब ने परमाणु पर अपना व्याख्या दी है, परमाणु पर विभिन्न विचारधाराएं उन्होंने दिया और बड़ा प्रचलित थे थॉमसन। तो उस समय रदरफोर्ड साहब के दिमाग में भी परमाणुओं को लेकर बहुत सारी बातें थी और उन्होंने क्या किया कि इनके दो शिष्य थे रदरफोर्ड के, याद रखेंगे, इनके दो चेले थे, शिष्य कौन थे भैया? गीगर, एक शिष्य का नाम था गीगर और दूसरे वाले शिष्य का नाम था मार्सडन। याद रखें ये दोनों इनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे। किसके शिष्य थे ये? रदरफोर्ड साहब के। ये रदरफोर्ड साहब हैं, मास्टर साहब थे और इनके दो चेले थे। दो चेले कौन कौन से थे? पहला चेला गीगर था और दूसरा मार्सडन। बहुत ही अच्छे चेले थे इनके। इन्होंने क्या किया कि रदरफोर्ड साहब ने एक परमाणुओं पर उन्होंने अध्ययन शुरू किया।
और अध्ययन उन्होंने शुरू किया। तो ये चूंकि थॉमसन का परमाणु मॉडल आ गया था, अब उसमें उन्होंने थॉमसन ने बताया कि परमाणु जो होते हैं उसमें प्रोटॉन पूरा धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन बीज की तरह फंसे होते हैं। लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि यार ये तो बात कुछ कम समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर होती है। तो कहीं न कहीं थॉमसन का परमाणु मॉडल विचलित होते हुए दिखाई दिया। तो रदरफोर्ड साहब ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा कि अगर मान लीजिए परमाणुओं को मान लीजिए क्या किया जाए कि तोड़ा जाए। अगर परमाणु को तोड़ा जाए तो तोड़ने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि कोई चीज क्या क्या चीज उसमें है और कहाँ है। जैसे अगर आपसे कोई पूछा जाए कि मान लीजिए इस मार्कर में ये क्या है, किन किन चीजों से ये बना है, तो आपके दिमाग में आएगा चलो यार इसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद देखते हैं कि क्या इसमें मिलता है। लेकिन अब बात यहां फंस जाती है कि परमाणु को तोड़ना बहुत ही कठिन था, क्योंकि परमाणु तो खुद ही ऑलरेडी इतने सूक्ष्म होते हैं, वो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते हैं, तो उनको तोड़ना बहुत ही असंभव था। और उस समय जो रदरफोर्ड साहब के दिमाग में बात आई कि अगर परमाणु को तोड़ दिया जाता तो ये क्लियर हो जाता कि ये धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या थी। लेकिन ये लोग फिर अपना दिमाग लगाना प्रारंभ किए रदरफोर्ड साहब। इन्होंने सोचा कि क्या करें, कैसे करें कि परमाणु जो है, परमाणुओं के बारे में हमें कुछ जानकारी मिले, प्रोटॉनों के बारे में जानकारी मिले कि कहाँ है, इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी मिले कहाँ है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सोने का जो एक क्या किए, सोने का जो है एक सोना लिए। सोना मतलब गोल्ड, समझ रहे हैं, गोल्ड। सोना मतलब सोने वाला नहीं, अर्थात 24 कैरेट वाला जो सोना आप जानते हैं, उन्होंने लिया और उसको क्या किए, इन्होंने पीटना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि मान लीजिए कि अगर इसको हम पीटेंगे तो सोना एक ऐसी धातु होती है जो फैलने बहुत तेजी से फैलती है और बहुत ज्यादा फैलती है, और धातुओं में सबसे ज्यादा जो फैलने का गुण होता है वो सोने में होता है। तो उन्होंने सोने को चुना, क्योंकि और धातु भी फैलते हैं लेकिन अगर उसमें उतने फैलने का गुण नहीं होता है जितना सोने में होता है। तो उन्होंने क्या किया कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ उनके दिमाग में उस समय, हमारे अनुसार जहां तक मेरी विचारधारा है, उनके दिमाग में ये चल रहा था कि परमाणु को तोड़ना तो कठिन है, लेकिन अगर परमाणु की अगर एक परत अगर हम बना लें तो शायद उन पर हम अध्ययन करें तो विशेष रूप से होगा। जैसे मान लीजिए क्या होगा कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, तो पदार्थ जो है परमाणुओं से बना है, मान लीजिए ये पदार्थ है, उसके ऊपर ये परमाणु लगे हुए हैं, एक परमाणु, दो परमाणु, इसी तरीके से परमाणु जो है लगे। आप ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की स्थिति होती है, क्योंकि पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर, अर्थात इन्हीं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो स्थिति क्या होती है, अब क्या होता है कि मान लीजिए अगर सोने का उन्होंने जो उदाहरण लिया, उन्होंने सोचा कि इस पर हम पिटाई करते हैं इसकी, अर्थात इसको मारते हैं। तो मारने पर क्या होता है कि जो ये परतें हैं, अर्थात जो ये परत इस रूप में था, ये परत, तो क्या हुआ कि जब इस पर हम आघात जब करते हैं, अर्थात जब इस पर हम चोट पहुंचाते हैं, तो ये जो परतें हैं ये कुछ इस तरीके से खिसकना प्रारंभ कर देती है, अर्थात इनकी लंबाई जो है ये बढ़ने लगती है, तार के रूप में, चादर के रूप में खींचना प्रारंभ हो जाता है। इसको इन्होंने क्या किया, जो पहले मोटा था उस पर इन्होंने हथौड़ा चलाया, खूब चलाया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि फैलना प्रारंभ किए, और फिर इसको पीटते ही गए। इस तरीके से हुआ, और पीटा तो जो 4, 5, 10 लेयर में था वो फिर 8 लेयर में हुआ, और पीटा 7 लेयर में हुआ। तो धीरे धीरे पीटते स्थिति क्या हो गई कि स्थिति कुछ इस तरीके की हो गई, जो ये लेयर थे, परत, जो सोने की जो परमाणुओं की जो परत थे, वो पीटते इतना पतला हो गया कि क्या हो गया कि ये एक लेयर के रूप में आ गया, एक परत के रूप में। कुछ इस तरीके से इन्होंने किया। अब देखिए, एक परत के रूप में कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर जो लेयर बना वो परमाणुओं का एक लेयर प्राप्त हुआ। कुछ इस तरीके से समझिए। मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि चूंकि एक परमाणु को तोड़ना संभव नहीं था, क्योंकि परमाणु ऑलरेडी इतने छोटे होते हैं। अब उस समय तो टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप नहीं थी कि परमाणुओं को तोड़ा जा सके। आज तो डेवलप हो चुकी है, बहुत सारी चीजें ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि परमाणुओं को भी आसानी से तोड़ा जा रहा है, और 3D 4D में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम लोग देख रहे हैं। लेकिन उस समय ये क्या था, उन्होंने दिमाग लगाया, क्या किया कि सोने का जो है सोना लिया और उसको उन्होंने फिर पिटाई शुरू की।
तो जो परमाणु थे, जो परत दर परत परत दर परत परत दर परत जो थे, जब पीटा जाने लगा तो ये परत क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर ऐसे लंबाई इसकी बढ़ने लगी। तो और पीटे, और पीटने के बाद और लंबाई बढ़ी। तो ये जो परत था, पहले जो 50 परत रहा होगा, 100 परत रहा होगा, 200 परत रहा होगा, मान लीजिए सोना है, अब मान लीजिए 1000 परत परमाणुओं के परत है। अब पहली बार जब पीटा गया तो बढ़ता गया, तो परत कम हो रहा है ना। तो पीटते पीटते क्या स्थिति आई कि एक स्थिति ऐसी आई कि वो सोना इतना पतला हो गया कि परमाणुओं का केवल एक लेयर बना। ये बहुत ही पतली चादर उनको प्राप्त हुई। अब जो है क्या हुआ कि अब इस परमाणु पर अगर कोई वार करेंगे, इस लेयर पर अगर हम कोई वार करते हैं, तो कहने का मतलब हम एक परमाणु पर वार कर रहे हैं। लेकिन उस समय पदार्थ पर अगर हम वार करते तो पदार्थ में क्या था, उस समय बहुत सारे परमाणु थे, किसी भी लेयर पर हम वार कर सकते थे। लेकिन ऐसी स्थिति उन्होंने इसलिए पैदा किया कि ताकि हम जब वार करें, परमाणुओं को चूंकि तोड़ना था, अब जब पदार्थ को तोड़ते तो दिक्कत होती, बहुत सारी समस्याएं आई। लेकिन अब एक परमाणु को उन्होंने जब उस पर आघात पहुंचाने का प्रयास किया, तो सबसे पहले उन्होंने परमाणुओं का एक क्या किया, परत तैयार किया, और किस धातु का, सोने का। अब क्या हुआ, आप यहां तक ध्यान से बात को समझें। स्थिति क्या हुई कि अब यहां इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या होता है कि उन्होंने जब सोने की परत चादर को, जब पतली पन्नी को, चादर को क्या किया कि अब उनको क्या हो गया कि एक परत के रूप में परमाणु की एक परत प्राप्त हो गई, इस जो आपने देखा। फिर उन्होंने क्या किया बेटा कि उन्होंने एक प्रयोग अपने इन दोनों शिष्यों के साथ उन्होंने किया। चूंकि ये शिष्य बड़े मेहनती थे, लेकिन अब भाई श्रेय रदरफोर्ड को जाता है, काम तो रदरफोर्ड से ज्यादा इन बच्चों ने किया, लेकिन सारा श्रेय जो है रदरफोर्ड साहब को मिला, क्योंकि रदरफोर्ड साहब भाई गुरु थे। अब गुरु अपना श्रेय कैसे इनको दे दे, तो जाहिर सी बात है कि गीगर और मार्सडन का नाम अगर इनका न लिए होते तो शायद इनके साथ अन्याय होता। इसलिए हमने इनके शिष्यों के बारे में भी चर्चा कर दी कि इनके जो शिष्य थे वो गीगर और मार्सडन थे, और इनका पूरा सहयोग था रदरफोर्ड के साथ। इसलिए इन बच्चों का नाम लेना बहुत ही, जब बच्चा कह रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे नहीं थे, लेकिन अब उस समय इनके लिए बच्चे ही थे, तो जो कि बहुत ज्यादा प्रयास था रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने एक प्रायोगिक व्यवस्था तैयार की, अर्थात उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग उन्होंने किया। तो प्रयोग करके उन्होंने देखा कि किस प्रकार से परमाणुओं पर कैसे हमला किया जाए, और हमला करके क्या उसका रिजल्ट मिलता है। तो कुछ आप ध्यान से देखें क्या होता है कि उन्होंने सबसे पहले एक रेडियो एक्टिव पदार्थ उन्होंने लिया। क्या लिया? रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब बात आती है यहां से कि अबे भाई रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते, तो नया चिड़िया आ गई। अभी तक तो हम लोग इसका नाम ही नहीं सुने, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं। तो बच्चों आप लोग मेरी बात सुनिए। वैसे रेडियो एक्टिवता और रेडियो एक्टिव पदार्थ, इसकी चर्चा क्लास 12th में डिटेल की गई है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो हम आपको बताएंगे, आप उतना बात याद रखिएगा। जब हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो डिटेल उसका अध्ययन करेंगे। सिर्फ आप लोग यहाँ पर ये मानिए कि जो अजय सर बताएंगे उसको हम ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ होते क्या है, यहाँ पर एक थोड़ी सी बात जान ले, नहीं तो क्या होगा कि ये दिमाग में खटकता रहेगा कि ये भैया रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं। तो ध्यान से इतनी बात आप अभी सुने कि रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे क्या होता है कि कुछ किरणें निकलती हैं। जैसे अल्फा किरणें निकलती हैं, याद रखें, अल्फा किरणें निकलती हैं, बीटा किरणें निकलती हैं, याद रखें। रेडियो एक्टिव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे अल्फा किरणें निकलती हैं, बीटा किरणें निकलती हैं और गामा किरणें निकलती हैं। ये याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे अभी, इतना आप केवल उसको बताइए, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादा आप तब बताइएगा जब हम ज्यादा आपको बताएंगे। यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझिए कि उन्होंने एक सबसे पहले एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, और पदार्थ लेने का बाद क्या हुआ कि इस पदार्थ से क्या होता है, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। तो अल्फा बीटा गामा किरणें जिस पदार्थ से निकलती हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो होता क्या है कि उन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, और जब ये प्रयोग यहाँ पर डाल देंगे, प्रयोग जो अपने शिष्यों के साथ रदरफोर्ड ने किया था, ये प्रयोग उनका शुरू हो गया अपने शिष्यों के साथ परमाणुओं पर। तो उन्होंने एक सबसे पहले रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया।
तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जानते हैं, ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ लिए कि जिनसे अल्फा कण उस समय निकल रहा था। तो अल्फा कण निकल रहा था, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको मिटाएंगे थोड़ा सा। ये स्थिति है। तो स्थिति क्या हुई कि उन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, तो इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या निकल रहा था, अल्फा कण निकल रहा था। और अल्फा कण चूंकि चारों तरफ निकल रहा था, ये निकल रहा है अल्फा कण या किरण कह लें, अल्फा किरणें जो है चारों तरफ निकल रही थी। अब रदरफोर्ड भाई के दिमाग में आया कि ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इससे अल्फा कण जो है निकल रहे। मान लीजिए यहाँ अल्फा कण लिख लेते हैं, अल्फा कण, ये सब अल्फा कण थे, ये अल्फा कण, समझ में आ रहा है ना, अल्फा कण, ये अल्फा कण, ये सभी अल्फा कण, चूंकि पदार्थ है तो चारों तरफ निकलेगा, इसलिए क्या हुआ कि भाई साहब के दिमाग में आया, रदरफोर्ड साहब के, कि ये जो अल्फा कण निकल रहे हैं, कुछ ऐसा काम हो जाता कि ये जो चारों तरफ निकल रहे हैं इस पदार्थ से, कुछ ऐसा हो जाता कि ये अल्फा कण एक दिशा में निकलते, ये सीधी दिशा में निकलते, तो ये जाके टकराते। इनका कुछ प्रयोग करने का दिमाग में आ रहा था कि इनको हम इस सोने की, अब जो भी पतली पन्नी आपको बताया, सोने की चादर वाली पीट को जो उन्होंने पतला किया था, एक परमाणु की जो परत उन्होंने प्राप्त कर ली थी उस चादर के रूप में, इसी अल्फा कण को वहां पर गिराना चाहते थे, अर्थात उसको टक्कर मरवाना चाहते थे। किसका, अल्फा कण का, किस पर, सोने की पतली पन्नी पर। तो अब ये चूंकि चारों तरफ निकल रहे हैं, तो अब कहां ये पतली पन्नी लगाते हुए फिरे। तो ये इन्होंने सोचा कि अगर कुछ ऐसा हो जाता कि ये अल्फा कण जो चारों तरफ निकल रहे हैं, अगर ये कुछ इस तरीके से हो जाता कि ये पूरा एक साथ निकलते तो बढ़िया होता। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि कुछ सेटअप उन्होंने ऐसा बनाया, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। अब आप लोग जान गए हैं कि अल्फा कण निकलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ से। इन्होंने क्या किया कि इसके चारों ओर एक शीशे का, ये कुछ इस तरीके का था, शीशे का एक बॉक्स लगा दिए। ये शीशे का एक बॉक्स था, लेड का, शीशे को अंग्रेजी उसमें लेड कहते हैं, लेड का बॉक्स, ये बॉक्स उन्होंने बनाया। देखिए ये शीशे का बॉक्स था। अब कुछ ऐसा उन्होंने लगा दिया कि अब देखिए जो अल्फा कण इधर उधर भाग रहे थे, अब वो तीन तरफ से नहीं भाग पा रहे थे। अब ये अल्फा कण क्या हुआ, सीधा इधर जाने लगे। देखिए दिमाग कैसे लगा रहे हैं, कौन, रदरफोर्ड भाई। समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। अब देखिए अल्फा कण यहां से निकल रहे हैं, सीधा ये देखिए जा रहे हैं। अभी तक जो चारों तरफ भाग रहे थे अल्फा कण, अब वो भागने वाला काम थोड़ा सा कम हो गए, अब वो एक ही जगह क्या हुआ, जाने लगा। अब भी इनके दिमाग में आया कि यार ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, बहुत सारे अल्फा कण निकल रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाता कि ये अल्फा कण और ज्यादा मुड़ के और ज्यादा केंद्रित होके जाते तो ज्यादा तेज वार करते। जैसे बंदूक की गोली काहे तेज लगती है, क्योंकि वो एक जगह पर लगती है, अगर वो फैल के लगे तो शायद इतना ज्यादा प्रभाव न करे। इनके दिमाग में आया कि चूंकि ये अल्फा कण को हमें सोने की पतली चादर पर बौछार कराना है, तो ज्यादा चोट तभी लगेगा जब ये बिल्कुल एक होके जाएगा। अब यहां तक तो इन्होंने मान लीजिए चारों तरफ से इन्होंने सीधा तो कर लिया, अब इन्होंने सोचा कि अगर ये एक होके जाते, मिल के जाते, तो काम हमारा बढ़िया हो जाता। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक कंक्रीट की कुछ ऐसी व्यवस्था इन्होंने किया, यहाँ पर ये कुछ ऐसी व्यवस्था, ये यहाँ पर ऐसे इसको मिटा दें, ये कुछ ऐसी व्यवस्था इन्होंने किया। यहाँ पर एक ये व्यवस्था इन्होंने बनाया। कुछ देखो कैसे दिमाग लगा रहा है भाई साहब हमारे, कि उस समय इन्होंने कंक्रीट का कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि जो अल्फा कण इधर उधर फैल के जा रहे थे, अब वो सारे अल्फा कण, चूंकि अब यहां से क्या हुआ कि अब इसमें से एक ही अल्फा कण निकल रहा है, ये निकला, जगह कम थी, वो छिद्र में से थोड़ा सा एक ही अल्फा कण और सिकुड़ के सब निकल रहे थे। अब जब ये एक ही अल्फा कण निकल रहा है, तो क्या हुआ कि अब ये केंद्र जो पहले फैले थे वो पहले एक दिशा में हुए, अब सारे अल्फा कण एक इसी छिद्र से होकर निकलना, इसको स्लिट कहा गया। स्लिट याद रखें, ये एक स्लिट था, उसी से निकल रहे थे। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पर इन्होंने ये सोने की पतली पन्नी, जो भी आपको मैंने बताया था कि सोने की पतली पन्नी इसके सामने रखे थे। क्या हुआ कि यहाँ पर जब ये अल्फा कण आके इससे टकराए, तो टकराने पर स्थिति क्या होती है कि अब यहाँ पर इन्होंने एक व्यवस्था ऐसी की कि यहाँ पर ये एक इन्होंने लगा दिया, क्या,
एक यहाँ पर इन्होंने ये फोटोग्राफिक फिल्म है, फोटोग्राफिक फिल्म, ये इन्होंने इसलिए लगा दिया कि जब अल्फा कण आए तो इसके नीचे क्या हुआ कि जिंक सल्फाइड की इन्होंने एक स्फुरदीप्त पदार्थ होता है जिंक सल्फाइड, और उसका इन्होंने क्या किया कि कोडिंग कर दी है। जिंक सल्फाइड एक ऐसा पदार्थ होता है, जिंक सल्फाइड ZnS, इसकी एक लेयर बना दी है। जिंक सल्फाइड एक स्फुरदीप्त पदार्थ होता है, स्फुरदीप्त का मतलब क्या होता है कि अगर इससे कोई कण टकराता है तो चमचम उत्पन्न होता है, चमक उत्पन्न होती है। तो इन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था इधर भी की और इधर भी इन्होंने एक उसी तरीके का एक फिल्म इन्होंने लगा दिया है। ये ध्यान से देखें, इस तरीके की उन्होंने एक प्रयोग व्यवस्था आप देख रहे होंगे कि पहले क्या हुआ कि जब इसको एक दिशा में करके फिर एक और केंद्रित करके जब इस सोने की पन्नी, यहां पर लिख लें, सोने की पतली पन्नी, और वही पन्नी जो अभी हमने आपको बताया था कि जो पीट के एक परमाणु का चादर बनाए थे। तो क्या हुआ कि यहां पर जब अल्फा कण आए तो अल्फा कण जब इससे टकराते हैं इस सोने की पन्नी से, तो अल्फा कण टकराने के बाद क्या होता है कि अल्फा कण यहाँ पर जैसे जाते हैं, यहाँ पर चमक उत्पन्न करते हैं, कुछ यहाँ पर चमक उत्पन्न हुआ, कुछ यहाँ पर चमक उत्पन्न हुआ, यहाँ पर भी कुछ चमक उत्पन्न हुआ, आप देख रहे हैं। तो ये जगह जगह जब टकराए अल्फा कण तो चमक उत्पन्न शुरू हो गए। तो ज्यादातर आप देख रहे हैं कि अल्फा कण ये देख रहे हैं कि यही स्पॉट जो चमक था वो इसी की जस्ट सामने पड़ रहा था, और कुछ जो है क्या हुआ कि कुछ चमक यहाँ भी इनको दिखाई पड़ा, यहाँ पर ये चमक। तो अर्थात स्थिति क्या हुई कि जब ये अल्फा कण निकले तो निकलने के बाद क्या हुआ कि यहाँ तक आए और यहाँ आने के बाद इनकी स्थिति ऐसे घूम जाती है, कुछ चमक इधर भी दिखाई पड़ा। ध्यान से देखें, अल्फा कण यहां से गए, यहां से और केंद्रित होकर जैसे ही सोने की पतली चादर के पास, परमाणु के पास जब ये पहुंचे तो कुछ तो क्या हुआ कि ये सीधा सीधा जाके चमक, यहां पर कैसे पता लग रहा है कि यहां सीधे सीधे निकल रही है, आप देख रहे हैं चमक उत्पन्न हो रहा था। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पर चमक देख के ये स्पष्ट किया जा सका कि ज्यादातर अल्फा कण जो थे वो इसके सामने जो है चमक उत्पन्न कर रहे थे, अर्थात इस स्फुरदीप्त फिल्म पर। और कुछ गिने चुने अल्फा कण क्या थे कि ये जाके थोड़ा सा कुछ अल्प एंगल से, अल्प कोण से थोड़ा विक्षेपित भी हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? एक आध अल्फा कण, कहने का मतलब किताबों में जैसे लिखा है कि 20,000 अल्फा कण अगर गए तो उसमें एक अल्फा कण ऐसा भी था कि जो अपने मार्ग से गया और तुरंत वापस भी आ गया। कहने का मतलब जाता भी है और वापस भी लौट आता है। जैसे वो सोने पतले चादर के पास पहुंचता है सोने की, वो अपने ही रास्ते पर गया और उसी रास्ते से लौट आया, लेकिन इनकी संख्या 1 या 2 मुश्किल से पाई गई। अब यहां देख रहे हैं कि एक पूरी व्यवस्था यहां पर आप देख रहे हैं। फिर बाद में इन्होंने क्या किया कि इस पूरे प्रयोग को उन्होंने एक बॉक्स में बंद कर दिया। ये बॉक्स समझ लीजिए, ये बॉक्स था, ये बॉक्स में इन्होंने बंद कर दिया एक प्रयोग। और इस बॉक्स में इन्होंने इसको निर्वात बॉक्स कहा गया, अर्थात इसमें निर्वात रखा गया, इसमें हवा नहीं रखा गया। और इस निर्वात बॉक्स में इसलिए इस प्रयोग को कराया गया ताकि ये अल्फा कण या रेडियो एक्टिव पदार्थ या किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव न पड़े। तो कुछ आप ये समझ रहे हैं, ये प्रयोग जो आप देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने किस प्रकार से प्रयोग किया। अब जब उन्होंने किया तो अब इसका कुछ न कुछ क्या हुआ कि उन्होंने देखा क्या, भाई सेटअप तो उन्होंने स्थापित कर दिया, इस तरीके का उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन अब इस प्रयोग से उनको प्रेक्षण क्या मिलता है, अर्थात उसका ऑब्जर्वेशन क्या था, अर्थात उन्होंने क्या देखा। इस प्रकार से जब उन्होंने सेटअप स्थापित किया तो उन्होंने क्या देखा। तो प्रेक्षण के, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसके प्रेक्षण की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या उन्होंने देखा। अच्छा, इसका एक स्क्रीनशॉट रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए इसमें हम देखते हैं कि प्रयोग का सेटअप, प्रायोगिक सेटअप इन्होंने बना लिया। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने क्या क्या जुगाड़ लगाया, और उस समय जुगाड़ जो इन्होंने किया बहुत ही बढ़िया सफल रहा। और देखिए फिर होता क्या है,
कि जो प्रयोग के बाद दूसरा नंबर आता है प्रेक्षण। कहने का मतलब अब उस प्रयोग से इन्होंने क्या, प्रेक्षण का मतलब जो दिखाई दे, अर्थात ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन क्या था, जो प्रयोग इन्होंने अभी ऊपर आपने देखा कि उसका क्या ऑब्जर्वेशन, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। तो पहली चीज इन्होंने जो सबसे बड़ी चीज ऑब्जर्व किया कि इन्होंने देखा कि जो अल्फा कण जो जा रहे हैं वो अल्फा कण क्या हो रहे हैं कि ज्यादातर लगभग अगर मान लीजिए 100 अल्फा कण जा रहे हैं या 1000 अल्फा कण जा रहे हैं, तो जितने अल्फा कण जा रहे हैं लगभग उसमें से 90-95% अल्फा कण क्या हो रहे हैं, वो सीधा निकल जा रहे हैं, एकदम पतली पन्नी को, सोने की पतली पन्नी को चीरते हुए बाहर निकल जा रहे हैं, लगभग 95%। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये मान लीजिए सोने की पतली चादर थी, तो क्या स्थिति हुई कि जो अल्फा कण ये जा रहे हैं, तो अल्फा कण स्थिति क्या हुई कि लगभग 95% अल्फा कण इसको पार करते हुए सीधा बाहर हो जाते हैं। ये स्थिति इन्होंने देखा। ये कितने, लगभग 95% अल्फा कण, 95% अल्फा कण क्या करते हैं, इस सोने की पतली चादर को फाड़ते हुए, चीरते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो पहली बार जो इन्होंने देखा प्रेक्षण के रूप में, उन्होंने देखा, क्या देखे, आप लोग इसको देखते रहिए। उन्होंने पहली बार जो देखा वो देखा कि अधिकांश अल्फा कण, आप लोग नोट करते चलेंगे, अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली चादर, सोने की पतली चादर को पार करके बाहर निकल जाते हैं। ये अतः अब इससे क्या उन्होंने, अब चलिए छोड़ दीजिए, यहां तक देखिए प्रेक्षण में इन्होंने देखा, जब इन्होंने प्रयोग किया तो इन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो हैं वो सीधा सोने की पतली चादर को पार करके बाहर निकल जाते हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या देखा, अभी आपने सेटअप में भी देखा था कि कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे, गिने चुने 10-20 अल्फा कण ऐसे भी थे कि जो पार नहीं बल्कि थोड़ा सा एंगल से विचलित हो गए। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए सोने की पतली चादर थी, यहां से अल्फा कण जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे, मान लीजिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ये, तो कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे कि जो यहां से आए, इसको देखे, डर के मारे इधर लौट गए, इसको ये इधर आ रहा है, डर के मारे इधर चला गया, मान लीजिए इधर आ रहा है, देखा डर के मारे इधर घूम गया, यहां भी स्थिति हो गई, ये इधर घूम गया। तो कुछ गिने चुने अल्फा कण थे, अर्थात 10-20 अल्फा कण ऐसे भी थे जो क्या हुआ कि जैसे आगे बढ़े, लेकिन जब धातु की जो सोने की पतली चादर थी परमाणु की, उससे जब देखे तो देखने के बाद क्या हुआ, वो कुछ एंगल से वो मुड़ गए, सीधा न जाके वो मुड़ गए। तो उन्होंने ये बात भी देखी, इस बात को भी हम नोट करते हैं प्रेक्षण के रूप में कि उन्होंने जो देखा था, पहला तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा कण बाहर निकल जा रहे हैं। अब दूसरी बात इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण सोने की पतली चादर समझ रहे हैं ना, वही पन्नी, पतली चादर से अल्प माने सूक्ष्म, छोटा, अल्प कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। विक्षेपित होने का मतलब मुड़ जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। ये दूसरी बात इन्होंने देखा। क्या देखा, कुछ अल्फा कण सोने की पतली चादर से अल्प कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। भाई सीधा सीधा ज्यादातर तो 95% अल्फा कण क्या हो रहे हैं, सीधा सीधा निकल जा रहे हैं पतली चादर को पार करते हुए। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो निकले तो, लेकिन जैसे ही पतली चादर मिला वो अल्प कोण से सीधे न जाके थोड़ा सा घूम गए, ऐसे घूम गए। दूसरी बात इन्होंने देखा। तीसरी बात अभी आपने देखा था इसके पहले एक्सपेरिमेंट में, प्रयोग में, कि एक अल्फा कण लगभग किताबों में बताया गया है कि लगभग कुछ किताबों में 20,000 बताया गया है, कुछ किताबों में 12,000 बताया गया है, कुछ किताबों में 8,000 बताया गया है। तो कहने का मतलब जैसे 20,000 मान लेते हैं कि 20,000 अल्फा कण जो निकले रेडियो एक्टिव पदार्थ से, तो उसमें एक अल्फा कण या दो, एक मैक्सिमम एक या दो ऐसे अल्फा कण थे जो गए तो
टकराए और उससे टकराने से पहले ही अपने मार्ग में वापस लौट आए, अर्थात कुछ तो पहले ही चले गए बाहर, लेकिन एक या दो अल्फा कण थे जो उससे सामने उसके जाते ही डर गए और अपने रास्ते से लौट आए। अर्थात एक या दो अल्फा कण अपने ही मार्ग माने रास्ता, अपने ही मार्ग से वापस लौट आए। ये बातें आपने अभी प्रयोग में भी देखा था। तीनों बातें आपने जो भी रदरफोर्ड साहब और उनके शिष्यों ने जो किया था, ये तीनों बातें हम लोग चित्र के माध्यम से देखे थे। इसके पहले जो चित्र अभी हमने आपको मिटाया, जिसका आपने स्क्रीनशॉट रखा है, उसमें पहली बात इन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फाकण, लगभग 90% अल्फाकण ऐसे थे जो पतली चादर, सोने की पतली चादर को पार करके सीधा बाहर निकल जाते हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई डर नहीं, बिल्कुल चीरते फाड़ते हुए बाहर निकल रहे हैं। कुछ अल्फाकण 10-20 की संख्या ऐसी भी थी कि जो जाते तो हैं और पतली चादर के पास, जैसे परमाणु के पास पहुंचते वो थोड़ा सा घूम जाते हैं। और एक या दो अल्फाकण ऐसे भी मिले हैं जो जाते तो हैं लेकिन लौट आते हैं। अब ये बात दिमाग में नहीं समझ में आ रहा है। कभी मैंने बताया था कि भाई ज्यादातर अल्फाकण बाहर निकल जा रहे हैं, इसका पता कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ज्यादातर अल्फाकण बाहर निकल रहे हैं, या कैसे पता करेंगे कि कुछ अल्फाकण कुछ कोण से घूम जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक अल्फाकण ऐसा भी था जो अपने ही रास्ते पर लौट आया। इसका पता कैसे लगाएंगे? तो पता वही जो आपका जो फोटोग्राफिक जो फिल्म था, ये जो अल्फाकण यहाँ से मान लीजिए चला, ये निकला। अब निकलने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही, चूंकि ये क्या था, ये स्थिति क्या थी कि चूंकि ये सोने की पतली पन्नी थी, यहाँ पर सोने की पतली पन्नी लगाई गई है। अब परमाणु की अपनी एक परत थी, हमने आपको बताया कि परमाणु की एक परत थी, तो परमाणु यहां पर जैसे पहुंचा तो ज्यादातर तो बाहर निकल गए, अर्थात ये सीधा सीधा निकल गए। लेकिन कुछ, अब यहां पर सीधा निकल जाने का मतलब यहां पर देखो चमक उत्पन्न हो रहा है, स्पॉट दिखाई पड़ा, चमक का धब्बा दिखाई पड़ा। इससे ज्यादातर धब्बा जो है इसके सामने ही दिखाई पड़ा, अर्थात जहां पर वो पदार्थ रखा था, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है, यहाँ से जो किरणें निकल रही हैं, अल्फा किरणें, तो ज्यादातर जो चमक था, जो स्पॉट था, वो इसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के एकदम सामने था। इससे ये क्लियर होता है कि ज्यादातर अल्फाकण सीधे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी भी थी कि 10-20 अल्फाकण ऐसे भी थे जो गए और अल्प कोण से ऐसे जाके ऐसे घूम जा रहे हैं। ये स्थिति, और यहाँ पर चमक दिखाई पड़ी, ऊपर भी, इसके ऊपर भी चमक दिखाई पड़ी थी। इसी चमक से ही क्लियर हो जा रहा है कि जहां जहां चमक था, जहां जहां स्पॉट बना था, क्लियर हो गया कि वहां से अल्फाकण टकराए हैं। लेकिन अब ये कैसे पता लगा कि कुछ अल्फाकण लौट आए? अब लौटने का पता कैसे लगा? भाई चमक से तो ये पता लग गया कि ये अल्फाकण सीधा निकल गए या थोड़ा सा घूम गए। अब लौटने से पहले, अर्थात वो टकराया भी नहीं, टकराने से पहले लौट आया, तो कैसे जान पाए कि एक या अल्फाकण लौट आए? तो आपको मैंने अभी एक्सपेरिमेंट में बताया था कि इस पर जैसे यहाँ पर फोटोग्राफिक फिल्म लगी थी, वैसे इसके पीछे भी लगाया गया था, यहाँ भी जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई थी। तो क्या हुआ कि जैसे ये अल्फाकण गया, टकराया, तो अपने मार्ग से लौटा, तो यहां इसके पीछे भी चमक एक जगह, दो जगह चमक मिली है। अब सोचो कि अब यहां पर तो क्या लगा है, जाहिर सी बात है कि वो जो जिंक का जो वो लगा, लेड का जो लगाए थे बक्सा, वहां से तो चीर के निकलेगा नहीं। इसका मतलब यहां से जो निकल रहा है, यहां से टकराया होगा, टकरा के अपने ही मार्ग में वो सीधा आके यहाँ पर वार किया होगा, चमक उत्पन्न किया गया होगा। तो एक या दो अल्फाकण अपने ही मार्ग में जाते हैं और वापस लौट आते हैं। ये तीन बातें आपने देखा कि जो रदरफोर्ड भाई ने किया था प्रयोग, उसके आधार पर तीन बातें इन्होंने प्रेक्षण के रूप में दिया। प्रयोग तो इन्होंने, आपने देखा प्रयोग के लिए इन्होंने सेटअप कैसे बनाया था। अब जब सेटअप बना लिए, जब सारा काम शुरू हो गया, तो इन्होंने देखा क्या? ऑब्जर्वेशन का मतलब जो दिखाई दिया, अर्थात जो दिखाई देता है उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। देता है भाई, जो हम देख रहे हैं वही तो ऑब्जर्व है, वही तो ऑब्जर्वेशन है। तो जो दिखाई देता है, ये तीन बातें दिखाई दी कि बहुत सारे अल्फाकण क्या थे, वो पार करके निकल गए। कुछ अल्फाकण
एकदम क्या थे, वो कुछ एक सूक्ष्म एंगल से घूम गए, और एक या दो अल्फा कण ऐसे भी थे जो गए और बिना टकराए हुए वापस आ गए। तो ये बातें तीनों इन्होंने देखा। अब इन तीनों बातों से रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला, रदरफोर्ड का जो प्रयोग था, रदरफोर्ड और उनके शिष्यों का, तो उससे क्या क्या इनका परिणाम क्या निकला। अब उसके परिणाम के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग परिणाम के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए चलिए, तो प्रयोग हो गया, प्रयोग का प्रेक्षण देख लिया गया कि प्रयोग में क्या क्या दिखाई पड़ा। अब जो दिखाई पड़ा उससे क्या रिजल्ट निकला, क्या परिणाम निकला, उस परिणाम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या परिणाम रदरफोर्ड भाई ने निकाला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली बात इन्होंने क्या प्रेक्षण में देखा था, आपको याद होगा कि पहली बात इन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा कण क्या हो रहे हैं, वो धातु की पन्नी से टकराकर चीरते हुए फाड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये रिजल्ट निकला, इनके दिमाग में आया कि जो परमाणु होते हैं पदार्थ के अंदर, जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। कहने का मतलब कोई रोक टोक नहीं है, अर्थात वहां पर कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए वहां पर चूंकि गेंद है, आप समझ लीजिए, मान लीजिए गेंद है, ये गेंद है, गेंद के बीच में कोई ठोस, मान लीजिए ठोस जगह है, अगर कोई चीज मान लीजिए निकल रहा है तो ऐसे ऐसे करके पूरा निकलता चला जा रहा है। ये स्थिति थी यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना। तो क्या इससे इन्होंने परिणाम निकाला कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु का जो अधिकतर हिस्सा जो होता है, ज्यादातर जो भाग होता है, वो क्या होता है, खाली होता है, रिक्त होता है, खोखला होता है। तो पहला परिणाम हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है बच्चों, भाग खोखला। खोखला समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं, खोखला या रिक्त, कुछ भी नहीं, रिक्त होता है। पहला रिजल्ट इन्होंने, रदरफोर्ड भाई ने अपने एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने प्रेक्षण के आधार पर इन्होंने पहला रिजल्ट जो निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग, उसका जो है, चूंकि 95% अल्फा कण बाहर निकल जा रहे हैं, तो 95% का मतलब ज्यादातर अल्फा कण को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो सीधा सीधा निकल जा रहे हैं, अर्थात उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु में बहुत हिस्सा, 95% हिस्सा ऐसा है कि वो क्या है, खोखला है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तभी तो निकल जा रहे हैं। अब दूसरे प्रेक्षण पर याद करिए आप लोग, दूसरा प्रेक्षण उनका क्या था, दूसरी चीज उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने दूसरी चीज ये देखा था कि कुछ अल्फा कण ऐसे भी हैं जो जाते हैं लेकिन वो डर के मारे कुछ छोटे से एंगल से घूम जाते हैं, अर्थात वो अल्प एंगल से विक्षेपित भी हो जाते हैं। इससे उन्होंने जो रिजल्ट निकाला, परिणाम निकाला, उन्होंने सोचा कि यार ऐसा क्यों है, ज्यादातर अल्फा कण तो निकल गए, चलो खोखला है, लेकिन ये कुछ कण ऐसे भी हैं जो ये अल्फा कण हैं, ये क्या है कि ये निकल जा रहे हैं, ये थोड़ा सा क्या कर रहे हैं कि जैसे ही पन्नी के पास पहुंच रहे, परमाणु के पास, ये थोड़ा सा घूम जा रहे हैं। इन्होंने सोचा कि शायद कोई परमाणु में कुछ ऐसी जगह है जो क्या है, उसके डर के मारे ये घूम जा रहे हैं। अब वो जगह कैसी है, डर कैसा है, कौन से लोग हैं जो बंदूक लिए खड़े हैं, भैया देखते ही मार्ग बदल दिए। जैसे हम लोग जा रहे हैं, अगर हमारे सामने हमारा दुश्मन खड़ा है तो हम क्या करते हैं, भैया चलो इस रास्ते से नहीं जाएंगे, इस रास्ते से चले जाएंगे, क्योंकि नहीं तो भैया आगे जाएंगे तो हमको लगा देगा, ठूंस देगा, मार देगा। तो क्या करेंगे, हम अपने रास्ते को बदल ले रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि जो अल्फा कण जा रहे हैं, तो एक बात आप लोग ये जान लीजिए, जो कि मैं बताना थोड़ा सा भूल गया, कि जो अल्फा कण होते हैं, याद रखिए, अल्फा कण जो होते हैं ये हीलियम के नाभिक होते हैं। ये हीलियम के क्या होते हैं, इधर लिख देते हैं, अल्फा कण जो होते हैं ये हीलियम के नाभिक होते हैं। याद रखिएगा, इसको पहले ही चर्चा कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं है, हीलियम के नाभिक। अब बात आई भैया ये नाभिक कहाँ है, नाभिक को भी तो हम जानते ही नहीं है, क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ रहे हैं, नाभिक कहां से आ गया। तो हमने आपको भी इसके पहले भी बता दिया था कि जो कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी आपको केवल सुनना है, सुन के याद कर लेना है कि अजय सर ने ऐसा कहा, इसको हम याद कर लेंगे। अब हीलियम का नाभिक मान लीजिए, चलो छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा है। हीलियम का मतलब क्या होता है कि He, हीलियम का प्रतीक क्या है, He। हीलियम में क्या होते हैं कि 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखें। अगर हीलियम का दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दें, हीलियम का
दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दें तो अब हीलियम पर क्या हो जाएगा, हीलियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो देने वाला तो धनी होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए 2 चार्ज लग गए धनात्मक। तो अब हीलियम, अब इसमें बचा क्या, 2 प्रोटॉन, क्या बचा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब 2 प्रोटॉन बचा है इसमें हीलियम, ये 2 प्रोटॉन बचा है। अब आप ये कह सकते हैं कि अब इसमें जो हीलियम जो आवेश के रूप में है, अब ये अल्फा कण यही है, यही हीलियम का नाभिक है, यही क्या है, हीलियम का नाभिक है। हीलियम का जो आवेश, 2 आवेश पॉजिटिव चार्ज लगा, ये हीलियम का नाभिक है और इन पर आवेश कैसा है, धनात्मक आवेश। क्यों धनात्मक आवेश है, क्योंकि ये अगर इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब इसके अंदर 2 ही प्रोटॉन बचेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण अब इस पर 2 धनात्मक आवेश लग गए और चूंकि अब 2 प्रोटॉन बचा है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, तो अब इस पर क्या हो गया कि 2 धनावेश आ गया। अब ये क्या हुआ कि ये हीलियम का नाभिक है और ये जो टकरा रहा है, ये हीलियम अल्फा कण जो जा रहा है और सोने की पन्नी से टकरा रहा है, इसका मतलब को धनावेश टकरा रहा है, भाई यही तो टकरा रहा है हीलियम प्लस 2, अर्थात ये अल्फा कण, अभी आपको मैंने बताया अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। तो अल्फा कण टकराने का मतलब है कि हीलियम का नाभिक टकरा रहा है, या यूं कहें कि धनावेश टकरा रहा है। तो बहुत सारे अल्फा कण चूंकि निकल जा रहे हैं, उस धनावेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन कुछ अल्फा कण दूसरे वाले प्रेक्षण में आपने देखा कि कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो डर के मारे घूम भी गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो परमाणु था, मान लीजिए ये परमाणु है, तो परमाणु में कुछ स्थान ऐसा भी है जो क्या है, धनावेश है। क्यों धनावेश है, कैसे पता लगा, चूंकि जो हमारा अल्फा कण जा रहा है वो भी धनावेश ही है। अभी देख रहे हो अल्फा कण माने हीलियम प्लस, अर्थात ये भी धनावेश है। तब ये क्या करेगा, जाहिर सी बात है कि अब ये जो जाएगा यहाँ और देखेगा यहाँ हमारा दुश्मन धनावेश खड़ा है, ये क्या करेगा भैया, इधर को पीटना नहीं है, अर्थात क्या करेगा, ये देखेगा यहीं से घूम जाएगा। ये इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ये देखें, तो अब ये इसके डर के मारे घूम गया, ये भी जा रहा है। अब यहीं से देखा, अंदाज लिया कि अरे यार यहाँ पर तो खड़ा है, बहादुर सिपाही खड़ा है, अभी उनको मार गिराएगा। अब यहाँ से क्या किया, डर के मारे ऐसे निकल गया। तो क्या हुआ, इससे क्या पता चलता है, जो रिजल्ट उन्होंने निकाला कि चूंकि कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो अपने कुछ एंगल से घूम भी जा रहे हैं, इसका मतलब परमाणु का जो अधिकांश भाग खोखला तो है, लेकिन कुछ ऐसा भाग भी है जो क्या है, धनावेशित है। क्या है, धनावेशित है। धनावेशित क्यों है, क्योंकि धनावेश जा रहा है तो धन धन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, हटाएगा। अगर ऋण होता तब तो घुस जाता उसके पास, लेकिन चूंकि ये धन आवेश है और इसलिए ये धनावेश ऑलरेडी यहाँ पर हीलियम के नाभिक जा रहे हैं, अल्फा कण जा रहे हैं, तो भी धनावेश, तो धन धन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये बात जो सामने निकल के आई कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु का कुछ भाग ऐसा होता है जो क्या होता है, धनावेश होता है। इसको हम लोग पॉइंट के रूप में नोट करेंगे। बातें आप लोगों को एकदम समझ में आ रही होंगी। तो परमाणु का कुछ भाग, कुछ अल्प भाग लिख ले, बहुत ही कम, कुछ अल्प भाग क्या है, धनावेशित है, धनावेशित है। अब ये रिजल्ट के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, अपना जो प्रेक्षण हुआ था, दोनों 3 बातें हमने देखा था। पहली बात से हमने ये रिजल्ट निकाला कि खोखला है, क्योंकि ज्यादातर निकल गए थे। दूसरी बात से हमने ये रिजल्ट निकाला कि परमाणु का अल्प भाग, थोड़ा सा भाग ऐसा भी है जो कैसा है, धनावेशित है, क्योंकि कुछ ऐसे भी थे जो जाके डर के मारे घूम गए थे। अब तीसरा प्रेक्षण आप याद करिए कि तीसरा प्रेक्षण क्या था, हमने आपको बताया था कि तीसरे प्रेक्षण में क्या होता है कि परमाणु में 1 या 2 अल्फा कण ऐसे भी थे कि जो गए, देख के घूम भी नहीं पाए, वो भैया अपने ही रास्ते में, वो डरपोक थे, वो इतना डरपोक थे कि वो रास्ता भी नहीं बदल पाए कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे रास्ते में मिल जाए, हमको ठीक ठाक कर दे। वो अपने ही रास्ते के भैया घूम जाना ही ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वो जो धनावेश है अर्थात पावरफुल है, अर्थात उस पर पूरा इतना ज्यादा ताकतवर है और उसका जो स्थान है वो बहुत ही कम है, अर्थात घूमने का भी जगह नहीं था, जो थोड़ा दूर थे। कहने का मतलब मान लीजिए ये आपका परमाणु है, ये धनावेश है, ठीक है।
ये धनावेश है। अब अल्फा कण जा रहा है, अब अल्फा कण मान लीजिए यहाँ गया, अब यहाँ आके देखा, यहाँ देखा तो इसको देखा, इसके पास तो थोड़ा रास्ता था, चलो यार घूम जाओ नहीं मार खा जाएंगे, ये घूम गया। यहाँ से भी जो आया ये भी देखा, अरे यार यहाँ तो खड़ा है, ये जाएंगे दिक्कत हो जाएगी, इधर से चलो घूम चले। ये अब पता लगा जो यहाँ से आ रहा है ये अब यहाँ पे आ गया ये बेचारा, अब आ तो गया, अब ना इसको इधर जाने का रास्ता है ना उधर जाने का, भी ये सोच रहा है कि अगर आगे जाएंगे तो हमारी अभी तुरंत ये हमारी स्थिति सही कर देगा, 20 फैट मारेगा और हमारी स्थिति सही हो जाएगी। तो ये क्या किया, भैया लौट जाना ही ठीक है, अर्थात यहाँ ना जाओ, भले इतनी दूर आ गए, थोड़ी जगह खेत चरा है, लौट चलो, नहीं तो वह हड्डी पसड़ी हमारी तोड़ देगा। तो अब 1 या 2 अल्फा कण ऐसे थे जो अपनी हड्डी पसड़ी न तोड़वा के उसी रास्ते से लौट आए। तो उससे परिणाम क्या निकला कि ये जो कुछ ऐसी कुछ ही जगह रही जहां से कि भाई ज्यादा बड़ा होता अगर ये जगह तब तो ये कहीं न कहीं से निकल जाता, लेकिन ये सूक्ष्म जगह है, बहुत ही कम ऐसी जगह है कि जो यहाँ पर धनावेश है परमाणु में। तो दूसरी तीसरी बात जो इन्होंने जो देखा परिणाम के रूप में कि जो धनावेशित भाग है ये बहुत ही सूक्ष्म है। कहने का मतलब ये, इसको हम नोट करते हैं। तो तीसरी बात यहां पर लिखेंगे कि परमाणु का धनावेशित भाग अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। कहने का मतलब छोटा है। अगर थोड़ा सा बड़ा होता, अगर मान लीजिए बड़ा होता तो ये जो थोड़ा सा पहले ही घूम गया ये भी ना घूम पाता, इसका मतलब उसको जगह थी इसलिए वो घूम गया। लेकिन अब जो बीच में जा रहा है एकदम थोड़ी सी पता लगा, अब यहाँ से जा रहे हैं, यहीं पे वो खड़ा है, अब कैसे घूमे, तो एक ही रास्ता है कि जा भले रहे लौट आओ। लेकिन अगर यहाँ से अगर जा रहा है तो थोड़ा सा रास्ता बदल दिया ना, यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ जो जाएगा ये क्या करेगा, यहाँ से घूम जाएगा। अब स्थिति वही थी कि परमाणु का अधिकांश भाग अत्यंत सूक्ष्म है, धनावेशित भाग जो था अत्यंत सूक्ष्म है। तो आपने देखा कि रदरफोर्ड भाई ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका प्रयोग आपने देखा कि प्रयोग किस प्रकार से उन्होंने सेटअप बनाया था, आपको मैंने बताया। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, उन्होंने उस प्रयोग से क्या क्या देखा। पहली बात उन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर अल्फा कण निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण ऐसे जो सूक्ष्म कोण से घूम जाते हैं, 1 या 2 अल्फा कण 20,000 25,000 अल्फा कण तैयार है, लेकिन उसमें 1 या 2 ऐसे थे जो गए और तुरंत अपने रास्ते से लौट आए। उससे ये जो तीनों निष्कर्ष निकला ये क्या था कि रदरफोर्ड का एक परमाणु मॉडल के रूप में आया, और इसी तीनों बातों को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के रूप में हम लोग देखते हैं। अब इतनी बातें क्लियर तो हो जाती हैं, लेकिन अब बात आती है कि किस प्रकार से अब ये बातें बता दी गई कि परमाणु में अधिकांश भाग खोखला है, कुछ भाग ऐसा है जो कैसा है, धनावेशित है। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरी बात बताया जा रहा है कि परमाणु का धनावेशित भाग क्या है, सूक्ष्म है, बहुत ही कम जगह है। परमाणु ऑलरेडी बहुत छोटे होते हैं, परमाणु इतने छोटे होते हैं कि जिनको हम अपनी साधारण आंखों से देख ही नहीं सकते। अब नाभिक तो उसके अंदर है, वो और छोटा होगा, उसे तो और देखना मुश्किल है। तो कहने का मतलब अब ये जो धनावेशित सूक्ष्म भाग था यहाँ पर क्या था कि ये और जगह तो खोखला है, लेकिन यहाँ पर धनावेशित भाग था और पूरे परमाणु का पूरा भार, अर्थात जो उसका पूरा भार था इसी बीच में ही था, किनारे। जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे परमाणु ये पूरा है, चारों तरफ खोखला है, ये जो बीच का धनावेशित भाग था पूरे परमाणु का पूरा भार वहीं पर क्या था, केंद्रित था। क्यों? और इस धनावेशित भाग में थे क्या, प्रोटॉन थे। आपको पता है कि परमाणु में धनावेशित जो थे कौन से कण थे, प्रोटॉन थे। अब स्थिति ये क्लियर हो गई कि जो प्रोटॉन होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था, आपको पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, आप वीडियो में देखिएगा कि एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। ये कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान, अगर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर देखा जाए, तराजू पे अगर तौला जाए, तो एक प्रोटॉन को अगर एक पलड़े पर रखेंगे तो दूसरे पलड़े पर 1837 इलेक्ट्रॉन को रखना पड़ेगा। सोच लो, द्रव्यमान में इतने का फर्क है।
कि अगर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो आप देख सकते हैं कि परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो कहां पर होगा, प्रोटॉनों के पास ही होगा। अर्थात प्रोटॉन में चूंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों ओर होते हैं, लेकिन अब ये जो प्रोटॉन है ये चूंकि बीच में है, एक सूक्ष्म जगह पर है, तो आप ये कह सकते हैं कि परमाणु का पूरा भार, अब आप देख रहे हैं कि एक प्रोटॉन, यहीं पर प्रोटॉन है, पूरा भार कहां केंद्रित है, यहां पर केंद्रित है। इन्होंने एक रिजल्ट, बहुत बड़ा रिजल्ट इन्होंने दिया कि परमाणु का जो ये धनावेशित भाग होता है, जहां पर परमाणु का पूरा भार केंद्रित होता है, उसी भाग को, इसी धनावेशित भाग को क्या कहा बच्चों ने, इन्होंने नाभिक कहा। ये क्या कहा, नाभिक। तो इस प्रकार से ये प्रयोग 1911 में किया गया था। तो रदरफोर्ड ने इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहा गया। क्यों अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहा गया, क्योंकि इसमें अल्फा कण का प्रयोग किया गया था, अल्फा कण की बौछार की गई थी, इसलिए इस परमाणु ये जो प्रयोग था इनका भी आपने देखा, वो क्या कहलाया, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग आपने देखा, और इसी अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने एक नई बात को बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते ही हैं, प्लस उसके साथ साथ उसके भीतर, परमाणु के भीतर एक सूक्ष्म अत्यंत धनावेशित भाग होता है, और वो धनावेशित भाग क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम नाभिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लें। आइए, इसके बाद आप देखते हैं कि नाभिक के बारे में भी खोज हो गई। अब धीरे धीरे हम लोग परमाणु संरचना में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक डाल्टन भाई ने बताया था इसके पहले कि परमाणु में परमाणु ही सबसे छोटे होते हैं, परमाणु से छोटा कुछ नहीं होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे विस्तार हो रहा है कि नहीं, पता लगा कि नहीं, परमाणु ही छोटे नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। बाद में चल के एक नया कण भी खोजा गया, न्यूट्रॉन की भी खोज हुई। लेकिन क्या हुआ कि जब न्यूट्रॉन की खोज हो गई, नाभिक की, जब भाई नाभिक की खोज हो गई, अभी आपने देखा अल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत से, यहां से नाभिक आ गया। अब नाभिक की जब खोज हो गई, तो नाभिक की खोज के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इस जो सूक्ष्म भाग था, यहां पर देखा गया कि प्रोटॉन के अलावा, प्रोटॉन तो है ही है यहाँ पे, यहाँ पर एक कण ऐसा भी मिला जो कि प्रोटॉन के समान ही था, लेकिन उस पर कोई आवेश नहीं था, और उसको चैडविक साहब ने, चैडविक महोदय ने लगभग 1932 में एक जो तीसरा कण नाभिक में मिला, उसको क्या कहा इन्होंने, न्यूट्रॉन कहा। कहने का मतलब तीसरे कण का भी खोज हो गया, न्यूट्रॉन की भी खोज हो गई। तो आप देख रहे हैं कि नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है। कहने का मतलब इन पर ना तो धन आवेश होता है, ना तो ऋण आवेश होता है। तो चूंकि प्रोटॉन पर धन आवेश है, इसलिए अगर कोई पूछे कि नाभिक पर कैसा आवेश है, तो नाभिक पर कैसा आवेश होगा, धन आवेश होगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि नाभिक धनावेशित होता है, तो नाभिक धनावेशित होगा, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन चूंकि धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो प्रोटॉन के धनावेश के कारण नाभिक भी आपका क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी परमाणु में आपने देखा कि नाभिक की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। कब किया, 1911 में किया। ये कंपटीशन में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार से थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, किस प्रकार से उन्होंने तरबूज मॉडल दिया, और उसके बाद आपने देखा कि रदरफोर्ड साहब ने अपने शिष्यों के साथ किस प्रकार से नाभिक की खोज की, और किस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो नाभिक होता है ये अत्यंत सूक्ष्म स्थान होता है परमाणु का। नाभिक की जो परिभाषा इन्होंने दी वो ये थी कि परमाणु का वह धनावेशित भाग जहां पर परमाणु का समस्त भार, लगभग समस्त भार, ऐसा कर लें, लगभग समस्त भार का मतलब समझ रहे हैं ना, अभी बताए थे कि 1837 गुना इलेक्ट्रॉन से होता है, तो लगभग समस्त भार निहित होता है। निहित होने का मतलब स्थित होता है, निहित होता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे नाभिक कहते हैं। अर्थात एक नई खोज हो गई नाभिक
कहते हैं। और नाभिक के बारे में पता चल गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ साथ एक ऐसा भी भाग है जो धनावेशित भाग होता है, और उस धनावेशित भाग को उन्होंने क्या कहा? नाभिक कहा। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में नाभिक की खोज हुई, इसलिए इस प्रयोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और एग्जाम में लगभग प्रतिवर्ष आपका ये रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पूछा जाता है। तो आप ये पूरा प्रयोग आप याद रखोगे बच्चों। हम आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या था, रदरफोर्ड ने कैसे किया था, किस प्रकार से उन्होंने अल्फा कण की बौछार कराई थी और उससे उन्होंने क्या प्रेक्षण निकाला, क्या परिणाम निकाला, सारी बातों को हमने बताया और परिणाम के अंत तक उन्होंने बता दिया कि परमाणु में जो होता है एक सूक्ष्म भाग नाभिक का भी होता है। आशा करते हैं कि बच्चों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इसके बाद और सारे मॉडल, बहुत सारे वैज्ञानिकों द्वारा मॉडल आए, उसकी चर्चा हम लोग इसके दूसरे पार्ट में करेंगे, दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है और इतनी छोटी छोटी बातें आप लोग छोटा छोटा करके समझते चलेंगे। तो हम आशा करते हैं कि पूरी केमिस्ट्री आप एक दिन अपने दिमाग में रख लेंगे और कहीं भी जाएंगे तो अपना परचम लहरा के आएंगे। तो बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये पूरी बात अपने दोस्तों तक भी पहुंच पाए, उन लोगों तक भी पहुंच पाए। और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपका ऑल वाला बटन आप जरूर प्रेस करिए, ताकि जब यहां से वीडियो लोड हो तो आपको उसको पहला तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप केमिस्ट्री को, जो अभी तक आप बहुत कठिन विषय के रूप में मान रहे हैं, मैं वादा करता हूं कि आप मेरे साथ चलते रहिए। केमिस्ट्री आपको यूं चुटकी बजा के आप खत्म कर लेंगे और पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू सो मच।